Morning, dear students. Hope you are doing well. Today, we are here with our economic topic, that is Chapter 10, Budget, Part 3. In Part 2, we have learned about accounts of budget. Right? We have seen the unbalanced budget, that is deficit budget and surplus budget. Then we have gone through the accounts of budget के budget का accounts कैसे बनता है. So we have seen the credit side as well as the debit sides of it. And then comes we have learned about GST, right? कि what is GST, उसका मीनिंग हमने देखा. GST किस किस चीज़ों पे लागू होता है, which we called as goods and service tax. तो वो टैक्स हम किस तरीके से पे करते हैं. इसके अलावा GST में we have learned that कौन से टैक्सेस को रिप्लेस्ड करके GST आया है. It have been laid since 2017, right? So 2017 से GST लागू हुआ और क्या क्या चेंजेस आए हमारे टैक्सेशन में. We all know there are two types of tax. One is direct and indirect, right? So उस direct और indirect taxes में usually GST lies for indirect taxes. ठीक है. Direct taxes तो we pay to the central government directly through income tax and etc. But indirect taxes are such types of taxes which we pay indirectly. Right. So in that we pay GST. So in what manner, in what percentage, how GST can be defined, we have seen. And in lastly, we have also discussed the SGST, that is state-wise GST, we can say, and the UTGST, okay, and also the CGST that is Central Goods and Service Tax, then STGST that is State Goods and Service Tax, UTGST that is Union Territories Good Service Tax. अब इसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे. Right, let's start it. The second type of it is IGST. ठीक है, गुड्स और सर्विस टैक्स के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे. तो IGST क्या है? एक पार्ट हमने फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया. वन टाइप वी हैव डिस्कस के CGST, SGST भी कहते हैं और SGST को UTGST भी कहते हैं. ठीक है. So IGST means Integrated Goods and Services Tax. Integrated Goods and Service Tax मतलब क्या? If a good produced in one state is sold in another state, then the applicable GST rate is IGST. जैसे फर्स्ट टाइप में हमने देखा था that the good is produced in one state and is sold in one state. जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि अहमदाबाद में प्रोड्यूस हुआ और भावनगर में सेल हुआ. तो वहां जो GST रेट है, right, state GST rate would be same, that is 18%. Okay. यहाँ डिफरेंस इतना ही है कि ये एक स्टेट में भले प्रोड्यूस हुआ हो बट ये सेल ओवर ऑल ओवर कंट्रीज में हो रहा है या दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, इन शॉर्ट. ठीक है. तो वहां जो GST एप्लीकेबल होगा उसे कहेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज वी कॉल्ड IGST. फॉर एग्जांपल, इफ अ गुड प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद इज सोल्ड इन मुंबई. अगर एक गुड प्रोड्यूस हुआ अहमदाबाद में और मुंबई में उसे सोल्ड यानी सेल किया जा रहा है, तो वहां जो एप्लीकेबल होगा टैक्स उसे कहेंगे IGST. इफ वैल्यू ऑफ द गुड इज 100 एंड द IGST रेट फॉर द प्रोडक्ट इज 18%, देन वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गुड की वैल्यू 100 है और IGST रेट ऑफ टैक्स भी 18% ही है, तो फिर हम कितना पे करेंगे? तो हमारा कॉस्ट 100 रुपीज होगा, IGST 18% होगा, तो हमारा फाइनल प्राइस जो होगा दैट इज 118 रुपीज. नाउ कम्स एनफोर्समेंट ऑफ GST. अब GST कब से एनफोर्स हुआ, क्या सोच के एनफोर्स किया गया? लेट्स सी. GST was introduced from July 1, 2017, as we have discussed in last part. After making constitutional amendments, constitutional changes लाने के बाद GST को लागू किया गया जुलाई 1, 2017 को, और इसने 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस्ड किया है. कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए गए? 17 जो पहले टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसे रिप्लेस करके ये आया है. सी इट रिप्लेस अबाउट 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. इन 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लागू होता था उसे रिप्लेस करके GST लाया गया. The following are some important enforcement areas of GST in India. Let's read out. First, respective rates of
सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हर एक सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अपने रिस्पेक्टिव रेट्स होते हैं, वो रेट्स हर जगह पे सेम नहीं होते, ठीक है, were determined by the center and state with the different considerations। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो रेट्स है उसे अलग अलग तरीके से कंसिडरेट किया जाता है। With one GST for the whole country, emerged the need to have one nodal agency to determine rates and regulate the GST procedures. For this purpose, the GST Council was set up। अब एक ही GST पूरी कंट्री में लागू कराना, राइट, इसके साथ अगर ये करना है तो इसे सिस्टमैटिकली अप्रोच करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमारे पास एक नोडल एजेंसी भी है जो पूरे कंट्री के रेट्स को और जीएसटी के प्रोसीजर्स को रेगुलेट करेगी। और वो प्रोसीजर है या वो जो एजेंसी है, वी कॉल्ड इट एज जीएसटी काउंसिल। ये भी हमने आगे पढ़ लिया था कि जीएसटी काउंसिल के जो हेड होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ऑफ इंडिया, जो रिसेंटली वीकेंड से निर्मला सीतारमन, एंड बाकी उसके जो मेंबर्स होंगे वो होंगे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये जो काउंसिल है एवरी 3 मंथ्स में मीटिंग करती है। सेकेंड इज रेट ऑफ जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी कैसे एनफोर्स किया जाए? इन द बिगनिंग 5 डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी आर डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। शुरुआत में 5 डिफरेंट रेट्स रखे गए थे जीएसटी के अलग अलग गुड्स और सर्विस के हिसाब से। जैसे कि जीरो जीएसटी, ऐसा कौन सा गुड्स या सर्विस होगा जहां पे जीएसटी लगेगा ही नहीं? लेट्स सी। Certain goods and services are exempted from GST। कुछ ऐसे goods और सर्विस थे जिस पर GST लागू नहीं होता है। And so these goods have 0% of rate of GST। तो ऐसे कुछ goods है, right? वो goods कौन से हैं हम रीड करेंगे जहां पे GST लागू नहीं होता, या जहां पे GST यानी वो टैक्स हम पे नहीं करते। सॉरी। वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन से? वो गुड्स है कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी पहले लागू नहीं होता था। नाउ तो वी ऑब्जर्व के हम मेडिसिन भी लेने जाते हैं तो वहां भी हम जीएसटी पे करते हैं। और आई कैन से अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जीएसटी पे होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है तो लेट्स टेक इट लाइक दैट कि यहाँ 0% जीएसटी रेट है, ओके। अब लेवल ऑफ रेट्स को कैसे डिटरमाइन किया है? Other goods and services are taxed at 5%, 12%, 18% and 28% depending on the type of needs which they satisfy। हर एक गुड्स और सर्विस पर उस गुड्स और सर्विस की नीड क्या है, वेदर इट इज अ बेसिक नेसेसिटीज, वेदर इट इज अ लग्जूरियस गुड्स, उस गुड्स के टाइप के हिसाब से टैक्स को डिटरमाइन किया गया है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये उसके नीड्स के हिसाब से, गुड्स के नीड्स के हिसाब से उसका उतना टैक्स होगा, जैसे 5%, 12%, 18% एंड 28%। The 28% rate is imposed mostly on entertainment and luxury goods and services। 28% rate usually entertainment और luxury goods और services पे जाएगा। जैसे लग्जरीज में हम कार देख लेते हैं, आज ऑटोमोबाइल्स का हम प्राइस देखो तो वी पे 28% जीएसटी एंड मोर अदर टैक्सेस, ओके। एंटरटेनमेंट भी अगर आप मूवीज देखने जाते हो तो उस टिकट पे भी 28% जीएसटी आपको पे करना है, ठीक है। अब आता है कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स। कंपनसेशन टू स्टेट्स। अब स्टेट्स को यहाँ कितना कंपनसेशन मिलता है? There is a bill to provide compensation for 5 years from introduction of GST to states that suffer loss of revenue owing to introduction of GST। ऐसे बहुत सारे कुछ बिल्स बनाए गए हैं, राइट, जिसमें 5 साल का कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जब से जीएसटी शुरू हुआ तब से, ठीक है, टू स्टेट्स, और उन स्टेट्स के लिए जो स्टेट्स लॉस फेस कर रहे हैं इनकम में, यानी उस किसी पर्टिकुलर स्टेट की इतनी इनकम नहीं हो रही है या किसी वजह से लॉस में जा रहा है, तो उनके लिए 5 साल का कंपनसेशन दिया गया है। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से 5 इयर्स कहा जाएगा, ठीक है। As an immediate effect of GST, some states would gain while some would incur revenue loss owing to GST।
सडनली जीएसटी को लागू करने की वजह से कुछ ऐसे स्टेट्स है जो बहुत फायदा भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स है जिन्हें इनकम में भी लॉस हो रहा है, रेवेन्यू में लॉस देख रहे हैं वो, यानी उनकी इनकम कहीं ना कहीं कम हो गई है बिकॉज ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विस केप्ट आउटसाइड द रेल्म ऑफ जीएसटी। कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जो जीएसटी के अंडर में नहीं आते। कौन से? इन द इनिशियल फेज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर केप्ट आउटसाइड the purview of GST. These are taxed according to the earlier rates of various indirect taxes. ऐसे कुछ goods और services है जो GST के purview में नहीं आते या उसके realm में नहीं आते। ऐसी goods और service को taxed किया जाता है वही पुराने rates of interest से, जो पुराने method जो indirect taxes के थे उसी रेट से इसे टैक्स किया जाता है। ग्रेजुअली दीज गुड्स में बी ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, और अब धीरे धीरे ये गुड्स भी जीएसटी के अंडर लाए जा रहे हैं, जैसे अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल पे पहले जब शुरुआती टाइम पे जीएसटी जब शुरू हुआ तब पहले ही जैसे ही अर्लियर जो रेट्स थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के वेरियस उसके हिसाब से हो रहा था, अब बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, अब उसे जीएसटी में डाल रहे हैं। फर्स्ट इज अल्कोहल, सेकेंड इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जब अब जीएसटी जिस पर है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल जिसको एटीएफ कहते हैं, नेचुरल गैसेस, जो पहले जीएसटी के अंडर में नहीं था अब है। अब आता है टैक्स क्रेडिट स्कीम। अब टैक्स क्रेडिट स्कीम कैसे हुई शुरू? Earlier, there was no provision under indirect tax system for input tax credit on indirect tax paid, but now GST allows for input tax credit. पहले ऐसे कोई provisions नहीं थे, there was no provision under indirect tax system. जब indirect tax system था तब ऐसे कोई provision नहीं थे कि tax credit को input किया जाए indirect tax paid पर, बट अब जीएसटी ये अलाउ करता है कि टैक्स क्रेडिट मिलेगा उनको। जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर at the time of purchase of good is deductible from GST payable at the time of sale of the same goods. ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, जैसे ट्रेडर ने कोई गुड्स परचेज किया तो उस वक्त वो जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है, बट जब वही ट्रेडर उस गुड्स को जब सेल करेगा तो उसमें से जो जीएसटी है वो डिडक्टेबल हो जाएगा, ताकि एक ही गुड्स पे डबल ट्रांजैक्शन ना हो या डबल जीएसटी ना हो। ठीक है, try to understand this example. When a trader pays GST of 35,000 at the time of purchase of good, जब कोई ट्रेडर 35,000 पे कर रहा है एक गुड्स को खरीदने के वक्त, and if 40,000 is payable as GST on sale, और जब वो 40,000 पे करता है as GST सेल करने के वक्त एक ही गुड पे, जीएसटी पेड 35,000, जीएसटी कितना पे किया उसने 35,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, जब उसने परचेस किया तब इज डिडक्टेबल फ्रॉम जीएसटी पेएबल, तो उस वक्त वो डिडक्टेबल हो जाएगा, एंड 40,000 ऑन सेल ऑफ द गुड्स एंड द रिक्वायर्स to pay net amount of ₹5,000 as GST. यानी वो वापस जब उसे सेल करेगा तो वापस उसे जीएसटी नहीं पे करना है, 35,000 में ही ऑलरेडी पेड जीएसटी, ओके, एंड अब वो जीएसटी जब वो 40,000 में सेल कर रहा है तो जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट, तो वो सेकेंड टाइम वापस नहीं पे करेगा तो उस वक्त जीएसटी डिडक्टेबल हो जाएगा, तो ऑल अराउंड उसने सिर्फ जीएसटी के 5,000 ही पे करने होते हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ बजट्स ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। अब हमारे जो बजट्स के डिफरेंट आइडियाज हम गो थ्रू करेंगे अकॉर्डिंग टू द टायर्स ऑफ इंडिया, राइट, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी जितनी गवर्नमेंट्स है, central government, state government, municipal, municipalities, panchayats accordingly. Let us now get an idea of the budget of the three tiers of government in Indian federal system. So let's try to understand these three tiers of Indian federal system. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स है। लोकल गवर्नमेंट्स में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन बजट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
यूनियन बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट कैसे बनाती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। In India, the central government's budget is presented by the finance minister in the Lok Sabha. ये हमने ऑलरेडी अभी रिसेंटली ये बजट सेशन चल रहा था। We have observed कि लोक सभा में जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट रिप्रेजेंट करेगा। यूजुअली इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी। ये कब होता है? फेब्रुआरी के लास्ट वीक में। ओके, एवरी ईयर एंड द लोकसभा अप्रूव्स द बजट आफ्टर डिस्कशंस, और उसके बाद लोकसभा उस बजट पर डिस्कशंस करेगा और उसे सही लगा तो उसको अप्रूवल देगा। एंड इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत सारे चेंजेस भी बाद में लाए जा सकते हैं। द बजट इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल, और ये बजट लागू कब होगा? ये बजट पहले डिस्कस हुआ फरवरी के लास्ट वीक में, बट ये बजट इफेक्टिव कब होगा? 1 अप्रैल टू मार्च 31 में, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में। ठीक है। एन आइडियल ऑफ द बजट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, लेट्स सी। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें तो कैसे उसका आइडिया है बजट का। सी, करंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट। अब यहाँ ये हम जो टेबल देख रहे हैं, इट इज एन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अपना अकाउंट्स कैसे बनाता है बजट का। ठीक है, करंट अकाउंट बोला है। करंट अकाउंट या उसको हम कहते हैं, हमने आगे पढ़ लिया था कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बजट के दो अकाउंट्स में डिवाइड होता है। वन इज करंट अकाउंट, अदर इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, let's try to understand this table. Income credit and expenditure debit. So income credit and expenditure debits देते हैं। हमने ये पढ़ा है, क्रेडिट साइड हमेशा इनकम होता है और डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंडिचर्स जाते हैं। सो क्रेडिट्स देखते हैं, इनकम देखते हैं कि पहले आता है टैक्स रेवेन्यू, यानी हमें जो इनकम मिल रही है टैक्स से, फर्स्ट वो आया। उसके अंडर कौन से पॉइंट्स है? रेवेन्यूज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, एक तो जो इनकम हो रही है डायरेक्ट टैक्स से। सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम हो रही है वो। थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। तो कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है जो जीएसटी के अंडर कवर्ड नहीं होते, वहां से भी जो इनकम हो रही है वो। फोर्थ, टैक्स रेवेन्यूज फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज से जितना भी टैक्स रेवेन्यू आता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? द टेरिटरीज विच इज डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता ही होगा। ओके, वो भले किसी स्टेट के अंडर में वो जगह हो, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो यूनियन टेरिटरीज होती है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रन करता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया टैक्स रेवेन्यू, यानी पहली जो हमारी इनकम है वो टैक्स से आती है, और वो टैक्सेस कौन से? ये 4 हमने पढ़े। सेकेंड है इनकम्स अदर देन टैक्स। अब इनकम हो रही है बट टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की कुछ इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द सेंटर इन अर्लियर पीरियड्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले किसी स्टेट को लोन प्रोवाइड की हो तो उसका जो इंटरेस्ट आता है वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। सेकेंड, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे अगर रेलवेज चल रही है तो रेलवेज में जितना भी प्रॉफिट या डिविडेंड आता है तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे ट्रैफिक रूल्स के चक्कर में बहुत सारे फीस और फाइन्स लगे तो वो जो भी इनकम आया वो भी इनके अंडर में आ गया, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। हम न्यूज में पढ़ते होंगे कि ट्रैफिक रूल्स की वजह से या मास्क ना पहनने की वजह से गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपीस का फाइन लोगों से वसूला है, राइट। नेक्स्ट, असिस्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसके अलावा अब्रॉड से भी जो हमारा कुछ पैसा आता है इन सोर्स ऑफ इनकम, राइट, दैट इज वी कॉल असिस्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड को समझते हैं। क्रेडिट साइड इस तरीके से प्रिपेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डेबिट साइड जैसे प्रिपेयर करेगी। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, ये होता है कि कोई प्लान नहीं हुआ बट खर्च हो गया। ये खर्च क्या होते हैं? सी, are incurred on programs for various sectors which are not detailed in plans. ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स में किए जा सकते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, सडनली या सर्टेनली ये खर्चे आ जाते हैं। अब इसके अंडर में कौन सी चीजें आती है? इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स बोरोड इन अर्लियर पीरियड। पहले कुछ लोन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है तो उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं वो।
सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल सर्विसेज। इसके अलावा कुछ सोशल सर्विसेज में पैसा डाला हो, खर्च किया हो, वो विच आर अनसर्टेन, ये पता नहीं होता, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। इकोनॉमिक सर्विस, कुछ इकोनॉमिक सर्विस एग्रीकल्चर सर्विस है, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, इन सब में खर्च किया वो। नॉन प्लान ग्रांट्स, सडनली के अगर किसी स्टेट में कोई, जैसे अभी उत्तराखंड में वापस बाढ़ आई थी, राइट, जस्ट रिसेंटली, ये 1-2 दिन पहले की बात है, ओके, ग्लेशियर्स वहां पे गिरा, तो वहां उसकी वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो उन्हें कुछ ग्रांट्स देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कुछ नॉन प्लान ग्रांट्स होते हैं। एंड असिस्टेंस गिवन बाय सेंट्रल टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी कभार स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को ऐसे अनप्लान्ड ग्रांट्स देने पड़ सकते हैं। करंट एक्सपेंस ऑन डिफेंस, डिफेंस पे अभी इस साल में जो भी खर्च किया हो वो, सब्सिडीज पे की हो वो, फिर गवर्नमेंट्स की सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, पेंशंस वगैरह वो। अब आता है सेकेंड आता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जो ऑलरेडी प्लान्ड किया गया है, वो खर्च क्या है? Incurred on programs for various sectors which are detailed in plans, उन्हीं various sectors में हम खर्च करेंगे, बट ये plans डिटेल्ड में हमने एग्जीक्यूट किए हैं, हमें ये प्लान्ड है कि हमें कहाँ खर्च करना है। ये 2 जगह है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड सच सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हम पे करेंगे। प्लान्ड ग्रांट्स एंड असिस्टेंस गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके अलावा कुछ ग्रांट्स ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, राइट, कि भाई हमें इन स्टेट्स को इतना ग्रांट देना है या इन यूनियन टेरिटरीज को इतना पैसा देना है। सो समथिंग कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्लान होते हैं एंड कुछ होते हैं जो प्लान्ड होते हैं, ठीक है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ सेटल, जैसे मैंने कहा कि 2 अकाउंट्स बनते हैं, वन इज अ करंट अकाउंट जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं, दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, एक साइड इनकम दैट इज क्रेडिट एंड अदर साइड इज एक्सपेंडिचर दैट इज डेबिट। इनकम में क्या होगा, लोन की रिकवरीज हुई, बोरोइंग्स हुआ, उससे जो इनकम आई, राइट, मतलब कुछ उधार दिया होगा किसी स्टेट्स को या कुछ वहां से जो पैसा आया। इसके अलावा कुछ कैपिटल इनकम ऐसे भी है जो डिसइन्वेस्टमेंट्स की वजह से आई, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की वजह से आई हुई। एक्सपेंडिचर देखो तो खर्च कहाँ करते हैं कि या तो लोन हमने जो ली है वहां रीपेमेंट किया, वो एक खर्च हो गया। लोन्स गिवन टू द अदर गवर्नमेंट्स, दूसरी गवर्नमेंट्स को अगर लोन दिया है तो वो एक खर्च है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस, सोशल और इकोनॉमिक सर्विस में हम खर्च कर रहे हैं और डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, तो ये आता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। यहाँ एक नोट दी है, द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, वी हैव सीन दैट, चेंज्ड इन बजट ऑफ 2016, ठीक है। while the expenditure of state governments is classified into development and non development expenditure, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो प्लान और नॉन प्लान में ये डिवाइड होगा एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये क्लासिफाइड होगा डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में। नेक्स्ट, developmental expenditure means expenditure which provides a direct boost to economic development। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे, कि आप डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हो तो उसका मतलब होगा कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वहां अपना पैसा लगा रहे हो। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, so non-developmental expenditure means the expenditure which does not have a direct impact on development, और non-developmental expenditure यानी ऐसा खर्च जिसका डेवलपमेंट के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, डेवलपमेंट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, अगर आप एम्प्लॉयज को पेंशन दे रहे हो तो ये एक खर्च हो गया जिसका डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड आइडिया क्या है कि एन आइडिया ऑफ द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, द स्टेट्स, अब हम स्टेट गवर्नमेंट के आइडियाज को समझते हैं जैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा। द स्टेट्स इन इंडिया हैव लेस प्रोडक्टिव इनकम sources than the center, while they have greater responsibilities to fulfill in several sectors. The following table gives an idea of the accounts of the state budget. Let's try to understand द टेबल। फर्स्ट यहाँ पे यही कहा है कि हमारा जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है वो लेस प्रोडक्टिव इनकम सोर्स करता है, जितना सेंट्रल करता है उससे कम होता है, बट ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पे होती है क्योंकि उन्हें अपने स्टेट्स के सेवरल सेक्टर्स को डेवलप्ड करना है,
तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। ये भी टेबल करंट और कैपिटल अकाउंट्स में डिवाइड होगा। करंट अकाउंट्स यानी रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट बजट, एक साइड है इनकम क्रेडिट एंड अदर साइड इज एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑन डेबिट साइड। इनकम क्रेडिट क्या है? शेयर विच अ स्टेट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर अपॉन रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। ऐसे शेयर्स जो स्टेट्स को मिलते हैं टैक्स रेवेन्यू में से ऑफ सेंटर अपॉन रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें कुछ शेयर्स मिलते हैं टैक्स रेवेन्यू के, ठीक है। सेकंड आता है टैक्सेस ऑफ द स्टेट। स्टेट के टैक्सेस कौन से हैं? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम्स विच डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। कुछ ऐसे टैक्स है एग्रीकल्चरल इनकम्स में जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, अब वो रिप्लेस्ड हो गया है जीएसटी से। व्हीकल टैक्स भी जीएसटी से रिप्लेस्ड हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जीएसटी से रिप्लेस्ड हो चुके हैं। अदर्स व्हीकल टैक्स, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ जीएसटी के रिप्लेस हो गया। ये सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है और वहां से उन्हें इनकम मिलती है। थर्ड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम आइटम्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर जो आइटम्स कवर्ड नहीं है वहां से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं वो। अदर इनकम्स लाइक, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है, राइट, या गिफ्ट्स मिली है तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। खर्च कहाँ करते हैं स्टेट्स? लेट्स सी, एक होता है डेवलपमेंट, अदर होता है नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि ऐसा सोशल सर्विस के पीछे कोई खर्च किया जैसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेलफेयर ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड सो ऑन। और इकोनॉमिक सर्विसेज के पीछे खर्च करना जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड सो ऑन। सो ये क्या होगा, इस पर अगर खर्च कर रहे हैं यानी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। नॉन डेवलपमेंट यानी जनरल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशंस, फिजिकल सर्विसेज एंड सो ऑन। अदर और बाकी के कुछ खर्च है जैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी ग्रांट्स देना पड़ता है, राइट, डिस्ट्रिक्ट को, तालुकास को, और वो भी एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। अब कैपिटल अकाउंट समझते हैं स्टेट का। सेम इनकम क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। फर्स्ट आता है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट का मतलब कि पब्लिक डेट यानी उधार, ठीक है। इंटरनल डेट ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के कुछ इंटरनल डेट्स होते हैं जहां से वो पैसा रिकवर कर रहे हैं, या लोन्स या एडवांसेस मिला हो सेंटर से, वहां से वो एक इनकम मिला। वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर प्रोजेक्ट, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भी जो पब्लिक डेट्स मिला वो। सेकेंड है रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू अदर गवर्नमेंट्स इन प्रीवियस पीरियड्स। पहले लोन मतलब पहले किसी गवर्नमेंट को लोन दी हो और अब वो रिकवर कर रही है, यानी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है कुछ भी, अब वो पैसा रिकवर हो रहा है तो वो एक इनकम हो जाएगा। थर्ड अदर कैपिटल इनकम्स। दूसरे कैपिटल इनकम कौन से हैं? जो डिसइन्वेस्टमेंट्स में मिले हो। डिसइन्वेस्टमेंट्स वर्ड हम इससे काफी रिलेट करते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट इट, ओके। एक्सपेंडिचर डेबिट देख लो, एक आता है डेवलपमेंट, दूसरा नॉन डेवलपमेंट एज यूजुअल। डेवलपमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस में कर रहे हैं, दूसरा एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्विस में, ठीक है। नॉन डेवलपमेंट यानी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, प्रीवियस पीरियड्स में जो हमने कुछ लोन्स लिए हैं उसे रीपे कर रहे हैं। लोन्स और एडवांसेस टू लोकल गवर्नमेंट्स, कुछ लोन्स और एडवांसेस हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं तो वो एक खर्च हो गया। थर्ड इज द बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट का बजट देख लिया, अब हम समझेंगे लोकल गवर्नमेंट्स का बजट क्या है। In India, local governments are called municipal corporations in big cities. इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसे हम कहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बिग सिटीज के, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज होती है स्मॉलर सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट या जिला पंचायत होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुका पंचायत होता है तालुका में, और ग्राम पंचायत होते हैं विलेज में। ये हमने एसएस में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सजेस्ट किया है कि हर एक गवर्नमेंट के अपने अपने रोल होंगे और उस रोल के लिए उन्हें कुछ इनकम चाहिए होगा, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन लोकल गवर्नमेंट का क्या है?
कि वाटर सप्लाई करना, वाटर पम्प्स, सेवेज, रोड्स, क्लीनलीनेस, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर कंसर्न्ड रीजन एंड सो ऑन। तो लोकल गवर्नमेंट्स का मेन एम या मेन ऑब्जेक्ट या फंक्शन यही होता है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अपने एरियाज में प्रोवाइड करें। ठीक है, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बजट को समझते हैं। ये भी करंट एंड कैपिटल में डिवाइड है। इनकम साइड क्रेडिट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। नाउ इनकम ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। पहली तो स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलते हैं, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सब्सिडीज मिली, कंट्रीब्यूशन मिला, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया हो, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हुई। दूसरा ऑक्ट्रॉय, जो ऑक्ट्रॉय अभी गुजरात में अबॉलिश्ड है, ऑक्ट्रॉय टैक्स गुजरात में नहीं लिया जाता। तीसरा आता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे जनरल टैक्स, वाटर टैक्स, वैकेंट लैंड टैक्स एक्सेट्रा। अदर टैक्सेस जो व्हीकल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन पे जाता है, जो अब जीएसटी रिप्लेस हो गया है उससे। अब फिफ्थ इज इनकम अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की कुछ इनकम होती है, जैसे फीस आई म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी से। ओके, म्यूनिसिपल कोई प्रॉपर्टी है, उन्होंने उसे रेंट पे दे दिया या किसी वजह से यूसेज के लिए दिया, कुछ वहां से रेंट आया या फीस आई, ऐसा कुछ। फीस कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस से जैसे बहुत सारे पब्लिक गार्डन्स होते हैं, पब्लिक म्यूजियम्स होते हैं, तो वहां टिकट्स हम पे देते हैं, तो वो जाता है यहाँ पे। फीस कलेक्टेड अगेंस्ट पब्लिक सर्विस। ठीक है, और पब्लिक सर्विस के अगेंस्ट वो जो पब्लिक सर्विस हमें दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें जो फीस मिलती है वो। नेक्स्ट कम्स एक्सपेंडिचर या डेबिट। एक्सपेंसेस टू गेट ग्रांट, सब्सिडीज एंड कंट्रीब्यूशन। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी आगे काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ग्रांट, सब्सिडी और कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो वो एक खर्च हो गया। लोन के चार्जेस पे कर रहे हैं, वो एक खर्च हुआ। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, पेंशंस एंड सो ऑन। दूसरा सैलरीज, पेंशंस देने में खर्च किया वो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एंड सो ऑन। और टेलीफोन बिल, स्टेशनरी और पूरा एक्सपेंडिचर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो होता है वो। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल और उस पर जो खर्च हुआ वो। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। तो ये सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खर्चे हुए। अब आता है कैपिटल अकाउंट। एक इनकम क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। इनकम कहाँ से? वही से में गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली, कैपिटल गेन हुआ, प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां से जो पैसा आया, हमने अगर किसी को उधार दिया है वहां से जो पैसा मिला वो, या हमें लोन के पैसे मिले वो। दूसरी जो इनकम है वो फंड्स है, हाउसिंग स्कीम्स में से जो स्टेट गवर्नमेंट देती है वहां से पैसा आया। खर्च यहाँ होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को परचेस करने में खर्च हुआ, जैसे बसेस और वो सब जो यूज होता है। देन मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स और वहां जो खर्च हुआ। So hope you enjoyed this lecture very well and understood it very well. So we'll meet in the next part of the same chapter. Up till bye bye, take care all of you.